लेकिन भारत और चीन के मुकाबले चीन और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पाकिस्तान की अहमियत के विषय में बात करेंगे। निश्चित पाकिस्तान की भूमिका को कभी कभी स्थितियां देशों के परिदृश्य में ऐसी हो जाती हैं जिन्हें हम भौगोलिक स्थिति के द्वारा निर्मित राजनयिक स्थिति कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के दो शक्तिशाली देशों भारत और चीन के परिप्रेक्ष्य में ये बात बिल्कुल सही है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या द्विपक्षीय संबंधों को लेकर जारी इस चर्चा की श्रृंखला के 8वें अंक में। संभवतः यह अंतिम अंक से इस श्रृंखला का पहला अंक है। आज के अंक में हम भारत चीन की संबंधों में पाकिस्तान की अहमियत के विषय में बात करेंगे। निश्चित तौर पर यह विषय हम दोनों ही एशिया के बड़े देशों में पाकिस्तान की भूमिका को बताता है। यहाँ भूमिका का मतलब कई बार औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर पाकिस्तान के कैटलिस्ट होने की वजह से या उत्प्रेरण के प्रभाव में भारत की चीन के प्रति विदेश नीति या चीन की भारत के प्रति विदेश नीति, अर्थनीति और भौगोलिक स्थितियों से जो कुछ चुनौतियां इस क्षेत्र में पैदा हुई, हम उस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों को स्थापित करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम इतिहास में कालांतर में वापस जाएं तो याद करें 15 अगस्त 1947 जब भारत एक नवीन स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर विकसित हुआ, लेकिन उससे पहले भारत को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के तौर पर अपने ही भूभाग को काटकर एक ब्रिटिश योजना, जिसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, के द्वारा या रेड क्लिफ समझौते के द्वारा भारत को पाकिस्तान से विभाजित कर दिया गया था। ये टू नेशंस की थ्योरी निश्चित तौर पर ब्रिटिशर्स की फूट डालो और शासन करो की वो नीति थी जो भारत में ब्रिटिश औपनिवेश की शुरुआत का प्रतीक था। लेकिन ये यही नहीं रुके। 1947 में और उससे पहले जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चरम उत्कर्ष पर था, वहां से इस बात की शुरुआत की गई थी और बाद में मुस्लिम लीग या पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनके हठधर्मिता और भारत के जो उच्चतम राजनयिक थे या राष्ट्रीय आंदोलन के जो शीर्ष नेतृत्व था, उनकी कुछ राजनयिक भूलों के कारण भारत का वर्गीकरण या विभाजन आजादी के पहले से या आजादी मिलने से ही हो गया और हमें अपने पश्चिमी और पूर्वी भाग में दो ऐसे भूभाग मिले जो संसाधनों से भरे पड़े थे, लेकिन जिनका हमारी आबादी पर अब कोई नियंत्रण नहीं था, या ये कहें कोई संप्रभु राष्ट्र के तौर पर वो एक अलग राष्ट्र थे। और उनका आगे आने वाले समय में हमारे देश की अर्थनीति, विदेश नीति और बहुत हद तक भौगोलिक परिस्थिति की वजह से आज भी उनको लेते हुए हम अपने संदर्भ निर्धारित करते हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। ये बात शायद चीन के लिए उस समय से लागू नहीं होती, लेकिन जब हम भारत चीन युद्ध या प्रथम भारत चीन युद्ध 1962 की बात करते हैं, 15 साल के आजाद मुल्कों जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान का या भारत का अलग अलग अनुभव था, भारत और पाकिस्तान के संबंध चीन से और आपस में वे
पाकिस्तान की वजह से कई जगहों पर निर्धारित हुए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका एक स्पष्ट कारण है। 1947 से 1962 तक चीन और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई महत्वपूर्ण मिठास नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय हलकों में पाकिस्तान को एक बड़े शीर्ष नेतृत्व के तौर पर बहुत कम ही देखा गया था, या अगर कहें आज भी वो मुल्क बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर नहीं देखा जाता। अलग बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या कोई भी ताकत उनके इस्तेमाल या उनके जमीन के अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करने के प्रयोजन से उनका राजनयिक इस्तेमाल करते आए हैं, और ये बात चीन के परिप्रेक्ष्य में भी अक्षरशः सही है। जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि भारत चीन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पाकिस्तान की क्या भूमिका है एक दूसरे के प्रति, तो ये बात गौर करने वाली है कि भारत की चीन के साथ 1947 से 1962 तक की यात्रा, या यूं कहें 1954 तक की यात्रा, एक महत्वपूर्ण फॉरवर्ड फ्रंट पर, जिसे उत्साह से भरी हुई यात्रा कह चुके हैं या कहा जाता है, रही। लेकिन जब हमारे द्विपक्षीय संबंधों में कुछ सीमा विवाद, जिसमें तिब्बत को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और नेफा को लेकर एक बड़ा तालमेल में जब गड़बड़ी हुई, या ये कहना चाहिए कि चीन की तरफ से भारत के पंचशील के सिद्धांतों में कुठाराघात किया गया और पंचशील को पंचशूल बनाकर भारत के विश्वास के प्रतिकार के तौर पर अविश्वास किया गया, गलत नहीं होगा। निश्चित तौर पर जब हम भारत और चीन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गवेषणा करते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति, या पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी मुल्क जिसमें खासकर भारत और चीन के द्वारा अपनी विदेश नीति को रेगुलेट करना शुरू किया। यद्यपि पाकिस्तान भारत के लिए या भारत पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण देश हो या न हो, लेकिन उनकी विदेश नीति के लिए, उनकी सामरिक नीतियों के लिए और यहाँ तक कि उनकी राजनयिक नीतियों के लिए भी भारत एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। चाहे बात 1971 के युद्ध की हो भारत पाकिस्तान के, या पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश के बनने की बात हो, भारत और पाकिस्तान के संबंध, या भारत और चीन के संबंध और चीन और पाकिस्तान के संबंध आपस में एक दूसरे के ऊपर लक्ष्य करके निर्धारित किए जाते रहे हैं। इस विषय में हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि क्यों पाकिस्तान चीन के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। निश्चित तौर पर पाकिस्तान की स्वीकार्यता चीन के लिए या चीन की स्वीकार्यता पाकिस्तान के लिए दोनों की भारत के प्रति प्रतिद्वंद्विता के परिणाम स्वरूप हुई। यूनाइटेड नेशंस में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा चीन को या चीन के प्रति अपनी यूनाइटेड नेशंस के अंदर स्थायी सदस्यता को ठुकराना और चीन को वो स्थायी सदस्यता मिलना, कालांतर में चीन का भारत के साथ विद्वेष और पाकिस्तान का भारत के प्रति द्वेष, ये बहुत सारी नीतियां बनी जिनमें चीन पाकिस्तान के सामंजस्य में या साथ में आया। यद्यपि चीन का भारत के भूगोल के साथ बड़ा संपर्क है, चीन का पाकिस्तान के भूगोल के साथ बहुत सारा या भौगोलिक सीमाएं बहुत ज्यादा नहीं जुड़ती, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने चीन के प्रति अपनी वफादारी और उनकी सरपरस्ती का रवैया अपनाया। इसलिए चीन से विदेश नीति निर्धारण में भारत के लिए पाकिस्तान एक बहुत उपयोगी मोहरा था। यहाँ मैं शब्द मोहरा का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह शतरंज पर विषाद या शतरंज की विषाद पर या राजनयिक विषाद पर चालें किसी चाल के किसी सामने वाले की चालों को देखकर तय की जाती, उसी तरह राजनयिक हलकों में खासकर 70, 80, 90 और हाल ही के दशकों में भारत की विदेश नीति की चालें पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में रही है, और यही बात चीन के लिए भी अक्षरशः सही है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने की है कि चीन और पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर हम देखें और उसकी तुलना करें भारत और चीन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, तो शायद चीन इस बात को भली भांति जानता है कि भारत उपनिवेश के लिहाज से, भारत निवेश के लिहाज से
भारत अर्थतंत्र के लिहाज से, बाजारवाद के लिहाज से, प्रोडक्ट्स के को कंसोलिडेट या कंज्यूम करने के लिहाज से एक बहुत बेहतर मार्केट है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति शायद उससे उलट रही। लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण, अगर हम तिथियों के साथ चलें, 1967 तक या 1962 और 67 के दौरान भारत चीन के संबंध अपने निम्नतम स्तर पर आ गए थे, और इसी बीच भारत के पाकिस्तान के साथ भी संबंधों में खटास आई, और 1965 में भारत चीन से एक और युद्ध के महज 2 वर्ष पहले पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध लड़ चुका। यही पाकिस्तान चीन को एक शरणार्थी राष्ट्र के तौर पर या एक शरण देने वाले राष्ट्र के तौर पर तवज्जो देता था। उन्हें कई हलकों में अर्थतंत्र, रक्षा सौदे, मशीनरी, आर्टिलरी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक या सैन्य साजो सामान के लिए मंडी की जो आवश्यकता थी, उस मंडी की पूर्ति पाकिस्तान के द्वारा की गई। यह एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि 1971 में जब पाकिस्तान की सेना भारत के हाथों सरेंडर कर रही थी, उस तक की स्थिति, ये मैं बात कर रहा हूं 1971 के अक्टूबर-नवंबर के महीने की, जहां पर पाकिस्तान की सेना के 93,000 सैनिकों ने जनरल अरोड़ा के सामने हथियार डाले, और बाद में शिमला एग्रीमेंट्स, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच में शिमला समझौते के बाद भारत ने न केवल उनके सेना का समर्पण वापस उन्हें कर दिया, बल्कि लाहौर में जीते हुए उनके कई वर्ग मील के क्षेत्र को वापस कर दिया। यहां समझने की बात है, 1962 से लेकर 1971 तक चीन और भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन भारत और चीन के मुकाबले चीन और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनिस्बत बहुत अच्छे थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों में इतिहास गवाह है, चीन के द्वारा पाकिस्तान के हित में या भारत के विरोध में भारत पाकिस्तान युद्ध का कोई प्रतिकार नहीं किया गया। ये भी समझने की बात है, ऐसा क्यों हुआ, जबकि उम्मीद की जा रही थी चीन के द्वारा पाकिस्तान के भारत के युद्ध में शायद उनके समर्थन में कोई ना कोई कार्यवाही की जाएगी। इस कारण को अगर हम समझे, इसके पीछे बहुत सारा डिप्लोमेटिक रीजंस हैं। अंतरराष्ट्रीय हलकों में चीन जब भारत के साथ 2 युद्ध लड़ चुका था, यूं तो 1967 की लड़ाई को कोई बड़ी अहमियत नहीं दी जाती, उससे पहले उन्होंने तिब्बत पर कब्जा किया और हमेशा अपने बॉर्डर्स पर वो कहीं ना कहीं उलझे रहे। भारत से तिब्बत के मामले को वो हल कर पाते, इससे पहले वो अपने पूर्वी क्षेत्रों में, शायद अपने पड़ोसी मुल्क जिनमें दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया शामिल है, जापान शामिल है, वियतनाम शामिल है, हांगकांग शामिल है, उनके साथ उपनिवेश को लेकर, उनके साथ सीमाओं को लेकर लड़ते रहे। और उस समय याद कीजिए मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय हलकों पर जापान की स्थिति बहुत बेहतर थी। चीन या पीआरसी के निर्माण 1947 में चीन में विघटित एक गृह युद्ध के बाद, जब नवीन चीन का, जिसे साम्यवादी चीन नाम दिया जाता है, तब तक चीन की आर्थिक स्थिति बहुत कमतर थी। या यूं कहें, चीन आर्थिक ताकत के तौर पर स्वयं को विकसित नहीं कर पाया था, और यही कारण था कि उस समय चीन ने अपने आप को रिवाइव करने का प्रयास किया, ना कि किसी आर्थिक नुकसान को झेलते हुए दुनिया के बड़े राष्ट्रों की नाराजगी को लेते हुए अपने एक बड़े सशक्त पड़ोसी, जो 1967 की छोटी सी लड़ाई में चीन को नाकों चने चबा चुका था, उसके खिलाफ 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बड़े घटनाक्रम को चुनौती देता। और इसके लिए भारत की जो शीर्ष नेतृत्व है, खासकर मिसेस गांधी की डिप्लोमेसी को अप्रेज करना पड़ेगा। उन्होंने किस खूबसूरती के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर 1971 की लड़ाई से पहले भारत को रेखांकित किया। इस
हेतु भारत की सेना को भी, खासकर हम मानेकशॉ सेन सर को सल्यूट करना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह ब्रेवरी के साथ कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री साहिबा श्रीमती इंदिरा गांधी को दो टूक शब्दों में भारत की सेना की अप्रैल महीने में 1971 में तैयार न होने को कहा था। और जब तक अक्टूबर आ रहा था, हम युद्ध के लिए भी तैयार थे। और हम बांग्लादेश, आज जिसे हम बांग्ला या पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, उस में दुर्गा वाहिनी या मुक्ति वाहिनी के नाम से वहां के बांग्ला मूल के लोगों को सैनिक शक्ति संवर्धित करने का काम भारत की सेना ने एक बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से किया। यहाँ महज ये सेना या मुक्ति संघर्ष की बात नहीं थी, जहां पर मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में भारत ने उन असंख्य अप्रवासियों जो मूलतः शरणार्थी थे, ज्यादातर लोग त्रस्त होकर याहिया के दमन से त्रस्त होकर भारत के बॉर्डरों को क्रॉस करते हुए आ रहे थे। आज हमारे देश में एनआरसी की बड़ी चर्चा की जा रही है, लेकिन कोई भी राजनयिक इस बात को नहीं कहता कि उस समय की ये जो समस्या है, आज के राजनयिक या आज के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उसे सॉल्व करने के लिए एनआरसी या अन्य उपक्रम कर रहे हैं, जो एक अनिवार्य बीमारी का अनिवार्य इलाज है। बहरहाल हम उस पर बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान के चीन संबंधों में अहमियत पर अगर हम बात करें तो हमें समझ में आता है 1971 के बाद 80, 90 और नवीन सहस्त्राब्दी के पहले 10 वर्षों और आज भी चीन सामरिक तौर पर पाकिस्तान को अपना दोस्त मानता है और पाकिस्तान के लिए उनकी आर्थिक नीतियां अलग तरह की रही हैं। यद्यपि ये बात पाकिस्तान भी जानता है कि चीन की नीति विस्तारवाद की है और उस विस्तारवाद की नीति को अमली जामा पहनाने के प्रक्रम में उसकी पाकिस्तान के साथ एक मजबूत हाथ मिलाने वाली दोस्ती है। लेकिन चाहे वो ग्वादर हो, चाहे सीपैक हो, पाकिस्तान को चीन के द्वारा भी कहीं ना कहीं अघोषित धोखे तो दिए ही गए। बहरहाल ये पाकिस्तान की मजबूरी भी है कि दक्षिण एशिया में भारत जैसे सशक्त लोकतांत्रिक देश से ऐसे मुद्दों पर, जिसमें मिलिटेंसी एक बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया के सभी देशों में, उसको संरक्षण देने के बावजूद भी अगर उसका वजूद है तो उसके लिए बहुत हद तक चीन जिम्मेदार है। हाल ही के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय हलकों में जब पाकिस्तान को कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिलता या मिला तो चीन कई बार उन्हें उस सहयोग के लिए आगे आया। चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में उन विषयों पर भी आया है जिनके लिए वो स्वतः राजी थी। मैं एक बेहतरीन उदाहरण, जिसमें हम भारत के अंतरंग विषय कश्मीर, जिसे हम कश्मीर समस्या कहते हैं, कश्मीर समस्या के अंदर भारत की कश्मीर को या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जब भारत की सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 को श्री अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा जब धारा 370 को हटाया गया, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान ने जो नाद रागे कश्मीर अलापा है, उस कश्मीर के राग में चीन के सुर भी बहुत अंतरंगता के साथ मिले, तब जबकि भारत का ये बहुत निजी और संप्रभुता का विषय रहा है। इससे स्पष्ट है कि चीन की विदेश नीति या चीन की भारत के प्रति विदेश नीति और चीन की अन्य मुल्कों के प्रति विदेश नीति, खासकर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में बनाई जाती रही। अगर हम रिसेंट चाइनीज
और पाकिस्तानी कॉरिडोर, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कह रहे हैं, सीपैक की बात करें तो 22 मई 2013 को पाकिस्तान की सरकार चीन के साथ एक बड़ा आर्थिक कॉरिडोर लाता है। उस समय शायद उस प्रोजेक्ट की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में तो शायद अलग होगी, अंतरराष्ट्रीय हल्कों में 40.46 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो 2017 में जिसके पूरे होने में समय था, फिर उस समय 62 बिलियन यूएस डॉलर बताई गई। ये प्रोजेक्ट शायद पाकिस्तान के गिलगित, बलूचिस्तान, पंजाब और गिलगिट की सीमा से जुड़ते हुए सिंध प्रांत के साथ पाकिस्तान और चीन के बीच बनाया गया। यद्यपि इस आर्थिक सहयोग क्षेत्र से चीन और पाकिस्तान को बहुत सारे व्यापारिक लाभ या व्यापारिक सामंजस्य की बात की गई, लेकिन अगर ये देखा जाए तो स्पष्ट था ये सामरिक केंद्र के तौर पर चीन भारत को घेरने के लिए इस तरह के केंद्रों को बनाता रहा, जिसमें चीन के द्वारा भारत के प्रति या भारतीय क्षेत्र में भारत को घेरने के लिए इसको एक प्रतीक के तौर पर स्वीकारा गया। सही मायनों में वैसे ये बिजली, परिवहन, व्यापार, उड्डयन, शिक्षा, कृषि और आयात निर्यात के संवर्धन के लिए चीन पाकिस्तान के बीच का एक आर्थिक परिदृश्य है, लेकिन निश्चित तौर पर यकीनन इसको भारत की चीन के प्रति और चीन की भारत के प्रति विद्वेष की जो अर्थनीति है उसको लेकर भी देखा गया। राजनयिक नीतियों से अलग हटकर चीन की एक और आर्थिक मजबूरी है जो बार बार चीन के मस्तिष्क का दर्द बना हुआ है। वो हमेशा कालक्रम में एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन के उभरने का स्वप्न देखता है, और ये स्वप्न कोई दिवा स्वप्न नहीं है। इस स्वप्न को सच करने के प्रयास में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर अपनी सीमाओं से जुड़े और अपने सामरिक स्थितियों से जुड़े सारी सीमाओं का उल्लंघन किया। चीन हो, जापान हो, या चीन से जापान की सीमा हो, उत्तर कोरिया की सीमा हो, वियतनाम हो, मलेशिया हो, हांगकांग हो, भारत हो, नेपाल हो, भूटान हो, या कि श्रीलंका हो, या पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया की ही कोई सीमा क्यों ना हो, चीन के द्वारा अपने आर्थिक और अपने आक्रामक रुख के विस्तार के लिए हर बार कहीं न कहीं अनेक सीमाओं का अतिक्रमण किया गया। पाकिस्तान को ज्यादातर उनकी विदेश नीति में तरजीह इसलिए भी दी जाती है क्योंकि चीन को दक्षिण एशिया में किसी एक ऐसे सहयोगी की आवश्यकता थी जो उनका फॉलोअर रहे, जिसमें भारत अक्षरशः सही नहीं उतर रहा था, बल्कि चीन या उभरता हुआ चीन, जिनपिंग से पहले के चीन के जो चीनी प्रीमियर्स थे, उनको इस बात का इल्म था कि भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत युवाओं के साथ पढ़ा लिखा और एक समझदार मुल्क है जो पीसफुल न्यूक्लियर वेपन्स की शक्ति से समृद्ध है, लेकिन उन्हें किसी ऐसे देश की आवश्यकता भी थी जो, जिसे कहना चाहिए एक राजनयिक टर्म, हल्कों में एक टर्म है, ब्लाइंड फोल्डेड फॉरेन पॉलिसी फॉलोअर्स। और ये चीन की पाकिस्तान से जो लब्ध प्रतिष्ठ या रिक्वायर्ड, सो कॉल्ड रिक्वायर्ड पॉलिसी रही, उस पर चीन के लिए पाकिस्तान खरा उतरता रहा। यद्यपि चीन की दोस्ती पाकिस्तान के साथ उनके अपने कई हितों की रक्षा भी नहीं कर पाए, एक अलग बात है, लेकिन चीन हमेशा भारत के प्रति विनम्रता का भाव रखते हुए चीन से आर्थिक, सामरिक, राजनयिक, भौगोलिक स्थितियों में जुड़ाव रखता आया है। खैबर पख्तून के अंदर, ग्वादर के अंदर या कोई भी ऐसी जगह जिसमें चीन पाकिस्तान के साथ विशेष आर्थिक कॉरिडोर की बात करता रहा हो, वो कॉरिडोर सिर्फ कॉरिडोर नहीं है, वहां पर चीनी सेनाओं या चीनी सेना के
के बेस के तौर पर उस स्थिति को निर्मित कर भारत की स्थिति को लगातार कमजोर करने की कोशिश की है। अगर हम एक परिप्रेक्ष्य में रुककर ये चर्चा करें कि क्यों चीन के खिलाफ या चीन की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए पाकिस्तान एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बन जाता है, तो हम पाएंगे कि चीन की स्थिति भारत की भौगोलिक स्थिति से मिलती जुलती है और चीन के वर्चस्व की जो लड़ाई है उसमें भारत कतिपय अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों से बहुत आगे है और इस बात की संभावना यूरोपियन देशों, यूरोपियन महाशक्तियों और अमेरिकन महाशक्तियों के द्वारा भी मानी गई है कि आगे आने वाला समय भारत का है। लेकिन यही बात चीन के मस्तिष्क में एक दर्द पैदा करने वाली बात है और इसी वजह से गाहे बगाहे छोटे छोटे आर्थिक पैकेजेस के माध्यम से, छोटे छोटे सामरिक लक्ष्यों के माध्यम से चीन पाकिस्तान के लिए भारत को लेकर एक अलग स्थिति रखता है। और यही वजह है कि भारत को अपने रक्षा बजट, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डिफेंस या हमारी सैन्य नीति, व्यापारिक नीति, हमारी जो सामरिक नीति क्षमता है या हमारी जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है सीमाओं की, उस पर दो देशों को कंसिडर करना पड़ता है जिसमें पाकिस्तान का नाम अव्वल है चीन के मुकाबले। यानी भारत की विदेश नीति पाकिस्तान के माध्यम से होती हुई चीन को लक्ष्य करके निर्धारित होती है। शायद चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए कोई इंपॉर्टेंट स्टेटस हो ना हो, लेकिन हमारी जो राजनयिक समझ है 70 वर्षों की या हमारी जो सैन्य तैयारी है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक है। ना तो पाकिस्तान और ना ही चीन आज इस स्थिति में है कि हमारे उभरते हुए टैलेंट, हमारे उभरते हुए टूरिज्म और हमारी उभरते हुए ट्रांसफॉर्मेशन वाली परिस्थितियों को वो चैलेंज कर पाए, बनिस्बत इसके कि हमारे पश्चिम एशिया के सहयोगी पाकिस्तान, मैं सहयोगी इसलिए कह रहा हूँ, उनके द्वारा अपने आप की ब्रांडिंग एक अलग किस्म के देश के लिए की गई है। उन्होंने स्वयं के लिए अपने आर्थिक कॉरिडोर्स खुद के नियोजित या जिसे कहना चाहिए नियोजित आंतरिक राजनीतिक कारणों की वजह से खराब की। लेकिन चीन की स्थिति इससे बहुत उलट है। चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभर रहा है, जिनके पास रिसर्च, जिनके पास प्लानिंग, जिनके पास प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनके पास स्पेस पॉलिसी है, उनके पास एक्सपेंशन पॉलिसी है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही ग्रेडेशन में वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने में सक्षम रहा है। तो क्या चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ या इस दक्षिण एशिया में शतरंज के किसी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है? शायद बात यही है। और अगर चीन की इस नीति को पाकिस्तान समझकर एक परिपक्व राजनयिक देश के तौर पर या संप्रभु देश के तौर पर अपने आप को स्थापित करेगा, तो ये दोनों स्थितियां भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अच्छी होंगी। क्योंकि चीन के बारे में एक बात भारत ने भी कही थी कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई का सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत पंचशूल बनकर भारत के हृदय में आघात के तौर पर उतारा गया। और ग्वादर के अंदर जो प्रोजेक्ट सीपैक फेल हुआ, इसके लिए भी चीन की ग्रीडी या जिसे कहना चाहिए अति विस्तारवाद की और अति आक्रामक आर्थिक नीति पाकिस्तान को शायद दबा सकती है। बहरहाल ये उनका निजी मामला है। भारत चीन संबंधों में पाकिस्तान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन की पाकिस्तान और भारत के प्रति अलग अलग समय में बदलती आई है, लेकिन दोनों ही देश, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, भारत के लिए सामरिक, राजनयिक, भौगोलिक तौर पर एक चुनौतीपूर्ण राष्ट्र के तौर पर इम्पोर्टेंट है और इनको लेकर हम बहुत समझ और सोच के साथ
अपने राजनयिक संबंधों में आगे बढ़ रहे हैं। इस श्रृंखला का एक और अंक रविवार 30 जुलाई को प्रसारित होगा। उम्मीद करते हैं आप इस श्रृंखला को पसंद कर रहे हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं और इस तरह की अन्य उपयोगी श्रृंखलाओं और विषयों पर हम चर्चा करके एक सामाजिक ज्ञान के ध्येय की पूर्ति करेंगे। उम्मीद है आप भारत के इस एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में बहुत कुछ जान पाए होंगे इस श्रृंखला के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।